हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के बारे में। वहां पर पावर क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वहां पर सरकार ने क्या किया है, हफ्तों तक जो है दफ्तर, स्कूल्स और भी ऐसी संस्थान जहां पर पावर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, उनको बंद करने का प्रस्ताव रखा है। सोचो, ऐसी स्थिति आ गई है जिसकी वजह से वहां पर दफ्तर वगैरह बंद किए जाने, इकोनॉमी कैसे काम करेगी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? पर्यावरणीय कारण, जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान इतना बढ़ रहा है कि पावर जहां से ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, वो जगह जो है वहां पर पानी की उपलब्धता कम हो गई है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली का उत्पादन बहुत कम हो गया है और हालत ऐसी है। सोचो, जब यहाँ पर दफ्तर वगैरह बंद हो रहे हैं तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। अगर अभी हम कंपैरिजन करें भारत के अलग अलग जगहों से, तो आपके घर में लाइट हो ना हो, लेकिन कुछ संस्थान, दफ्तर सरकारी जो होते हैं, उन पर 24 घंटे जो है बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए ताकि काम बाधित ना हो। और ऐसे में सरकार को खुद अपने इंस्टीट्यूशंस को बंद करना पड़ रहा है। तो पहले हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो ईरान में भीषण गर्मी और सूखे से बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। सोचो, मिडिल ईस्ट में अवस्थिति के बावजूद पूरी दुनिया को ये लोग तेल गैस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक चीज, पानी जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर इनकी बिजली उत्पादित जो है उत्पादन निर्भर है और उसकी वजह से जो है यहाँ पर मार खा रहे हैं। सरकार ने तेहरान और 19 प्रांतों में बैंक व सरकारी दफ्तर बंद करने का आदेश दिया। सोचो, यहाँ पर बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। यहाँ पर होता तो लोग खुश हो जाते ना कि सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, काम करने नहीं जाना पड़ेगा। ओके, उद्देश्य क्या है? बिजली की मांग घटाना और पावर ग्रिड को बचाना। अगर बंद नहीं करेंगे तो पावर की सप्लाई तो जरूरी रहेगी। पावर की सप्लाई जरूरी रहेगी तो इनको समस्या और जो है झेलनी पड़ेगी, तो इसलिए बंद किया गया। यह संकट जो है सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब क्या क्या कैसे जुड़ा हुआ, यहाँ पे हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, संस्कृति आईएएस आपके लिए अगस्त का ऑफर लेकर के आए हैं, जहां पर हम बात करते हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज जो भी है उन पर बेहतरीन डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुका था, 22 अगस्त तक रहने वाला है। यूपीएससी और यूपीपीएससी का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, दोनों का सिलेबस कवर कराया जाएगा। 50% से अधिक का डिस्काउंट है, 35,000 रुपये इसकी फीस है और इस पर ईएमआई की सुविधा भी अवेलेबल है। यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात करते हैं तो प्री प्लस मींस कंप्लीट बैच यहाँ पर है, 30,000 में मिल जाएगा। वैसे ईएमआई की सुविधा भी मिल जाएगी आपको इसमें। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट बैच हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। आपका अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अप टू 70% का डिस्काउंट है। अगर सिर्फ जीएस ज्वाइन करते हैं तो 11,000 का है। सीसेट के साथ आप इसको 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर, मुख्य बिंदुओं पर। तापमान रिकॉर्ड स्तर पर यहाँ पर है। अब देखते हैं कहाँ पर कितना तापमान है। तो बुसहर व खुजिस्तान प्रांत में जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। समझ रहे कितना ज्यादा होता है। इतने में इंसान खुद उबल जाए तो पानी क्या चीज है। तेहरान का 40 डिग्री सेल्सियस है। बिजली खपत जो है एसी कूलिंग। अब समस्या ये है, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कूलिंग के लिए उतनी ही चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सारी कूलिंग की चीजें चलती हैं बिजली से और बिजली का उत्पादन ज्यादा होगा। लेकिन बिजली का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि तापमान ज्यादा है, पानी की उपलब्धता कम। मतलब समझ रहे कितना वर्स्ट सिनेरियो है। जिस चीज की वजह से समस्या हो रही है वही चीज चाहिए यहाँ पर। सूखे से जल संकट, सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है। लंबे समय से बारिश की कमी है तो रिजर्वायर्स जो भी हैं वो सारे सूख गए हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स प्रभावित है, पानी ही नहीं है। करुण 3 और जो है 4 संयंत्र जो यहाँ पर हैं, कुल जो है 3,000 मेगावाट क्षमता है, ये सब बंद पड़े हुए यहाँ पर। पावर ग्रिड पर और दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और ज्यादा ही होती जा रही है। उसके लिए उत्पादन ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन ग्रिड जो है वो कोलैप्स होते जा रहे हैं। लैंड शेडिंग और संस्थानों का बंद होना यहाँ पर जो है बहुत मजबूरी हो गई है। इतनी जो है ज्यादा यहाँ पर समस्या। और देखो, इस पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगे हुए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जैसे हम क्या करते हैं, आस पड़ोस के देशों से जो है हम बिजली खरीद लेंगे। अगर बहुत समस्या हुई तो नेपाल अच्छा खासा जो है बिजली उत्पादित करता है, तो हमें शायद इस प्रकार की समस्या कल को नहीं झेलनी पड़े। लेकिन ऐसी जगह पर है जहां पर पानी की उपलब्धता ऑलरेडी कम है और भी चीजें हैं, तो कुल उत्पादन में देखो कितनी गिरावट आई। तो ईरान की कुल बिजली का 15% हाइड्रो से आता है। जलाशयों की कमी है तो आउटपुट घटकर न्यूनतम हो गया है।
15% आता था वो बिल्कुल जीरो हो गया है, तो बिल्कुल हालत खराब है। ये ईरान की जो है लोकेशन है, यहाँ पर तेहरान है, यहाँ पर कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है, इराक, तुर्की और जो आर्मेनिया और जो अजरबैजान ये आपको लेफ्ट में मिलेगा। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये 3 देश आपको राइट में मिलेंगे। ठीक है, लोकेशन देख लीजिएगा, कई बार यहाँ पर जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। प्रभाव क्या है? प्रभाव हमें दिख रहा है, सार्वजनिक सेवाएं बाधित हैं, बैंक वगैरह सरकारी दफ्तर बंद है, रोजाना बिजली कटौती। अब दिन में 4 बार तो बिजली काटेंगे, तो बहुत पीक आवर्स जो बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है उस समय बिजली रहती है, बाकी टाइम बंद कर देते हैं। हीट स्ट्रेस है, आम जनता की दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी, आर्थिक नुकसान यहाँ पर हो रहा है, उद्योग या व्यापार ठप है, जो उद्योग बिजली पर आधारित हैं वो सारे बंद होंगे इस टाइम, तो यहाँ पर बहुत नुकसान हो रहा है। एनर्जी इनसिक्योरिटी है, आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो कल को ईरान को आस पड़ोस के देशों से बिजली खरीदनी पड़ेगी, उसके बिना काम इनका नहीं चलेगा। अन्य पहलू देखें तो जलवायु परिवर्तन का आयाम बहुत महत्वपूर्ण, सारे जो प्रॉब्लम की जड़ तो यही है, बार बार हीट वेव आती है, कूलिंग डिमांड बढ़ जाती है। जैसे अभी कल अचानक से अगर दिल्ली में गर्मी बढ़ जाए ना, तो देखिएगा लोगों के एसी जो है पूरा बिल्कुल शिमला कुल्लू मनाली के टेम्परेचर पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पर हो रही है। दीर्घकालिक सूखा, अब लंबे समय से सूखा होगा तो पानी जो है डैम में इकट्ठा नहीं हो पाएगा, उसकी जो है वो कम होता जा रहा है, तो ये चीजें समस्या जो है और जनरेट कर देंगी। यह क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी का सीधा लिंक यहाँ पर दर्शाता है, जिनको समझ में नहीं आया कभी कि जो है अगर गर्मी बहुत पड़ेगी तो बिजली का उत्पादन कैसे बाधित होगा, ऐसे होगा। और ये स्थिति कल किसी भी देश के साथ हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक आयाम देखें तो जनता का असंतोष है, शासन पर दबाव पड़ेगा, इसेंशियल सर्विसेज बंद होने से यहाँ पर गवर्नेंस चैलेंज्ड, मतलब सरकार को जो है, जाहिर सी बात है सरकार को जनता बोलेगी ना कि आप जो है अपनी गवर्नमेंट चला नहीं पा रहे, लोगों को एक मूलभूत आधारभूत सुविधा होती है बिजली, वो नहीं दे पा रहे हैं। क्षेत्रीय वैश्विक संदर्भ देखते हैं कि आस पड़ोस का क्या हाल है। मिडिल ईस्ट पहले से जल संकट व पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी को झेल रहा है, वो तो देख ही रहे हैं हम क्या हालत है यहाँ पर। मिडिल ईस्ट मेल्ट डाउन जैसे जो है वर्ड यहाँ पर प्रचलित हो रहे हैं आजकल के समय में। एनर्जी इनसिक्योरिटी पड़ोसों देशों तक जो है फैल सकती है, यहाँ पर होगी, कल को दूसरे यहाँ पर भी हो जाएगी, क्योंकि सब एक ही जगह स्थापित है ना, सब एक ही जगह अवस्थित है। गर्मी अगर ईरान को लग रही तो अगल बगल पड़ोसी देश जो है वहां पर भी गर्मी पड़ेगी, तापमान बढ़ेगा, ऐसी स्थिति जो है आस पड़ोस में भी हो सकती है। ग्लोबल ऑयल मार्केट पर असर, क्योंकि बिजली संकट से तेल गैस की डोमेस्टिक खपत जो है बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है बिजली उत्पादित नहीं हो रही तो एनर्जी के जो है दूसरे वैकल्पिक स्रोत खोजेंगे लोग, तो पता चल रहा है कि वो खुद ही उत्पादित करके खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली नहीं बन पा रही है, जो 15% निर्भर थे वो भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर तकनीकी आयाम के बारे में बात करते हैं तो ईरान का पावर सेक्टर जो है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा है, जो है ट्रांसमिशन और जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत अधिक हो गए हैं। यहाँ पर थर्मल पावर जो है प्लांट्स में ईंधन आपूर्ति की समस्या बनी हुई है, गैस और तेल का अधिक घरेलू उपयोग किया जा रहा है। तो अगर मार्केट में नहीं उतारेंगे, अगर सोचो बहुत सारे देश जो हैं जो ईरान से या मिडिल ईस्ट से तेल और गैस खरीद रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि ये लोग अपने लिए ही इस्तेमाल करने लगे, अब ये बेचना ही नहीं चाहते, तो कीमतें वैश्विक स्तर पर बढ़ जाएंगी। ग्रिड जो है मॉडर्नाइजेशन और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम का अभाव है, वो हमें देखने को मिल रहा है। अचानक इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत नहीं किया कि अचानक अगर मांग बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो हमारे पास कुछ वैकल्पिक स्रोत हों या जो है सप्लाई को हम मेंटेन कर पाए। ये शायद जो है यहाँ पर नियमों कानूनों में कमी का अभाव दिखाता है, या आधुनिकीकरण अपने यहाँ पर नहीं कर पाए। अब बात करते हैं आर्थिक परिप्रेक्ष्य की, तो लगातार लोड शेडिंग से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो तो हम देख ही रहे हैं ना, जो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो बिजली पर आधारित हैं, जैसे यहाँ पर स्टील, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह और आईटी सर्विसेज, ये सारी बाधित हो जाएंगी। टूरिज्म सेक्टर को भी नुकसान हो, क्यों जाएंगे लोग वहां पर जहां पर बिजली नहीं आ रही है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में जो है एफडीआई जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी फ्लो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, लगेगा कि भाई यहाँ पर तो बिजली ही नहीं है। ओके, स्वास्थ्य आयाम के बारे में देखें तो स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। इतना ज्यादा तापमान है तो जाहिर सी बात है बिजली की कटौती से हीट स्ट्रोक और जो है मोर्टेलिटी रिस्क यहाँ पर बढ़ जाएगा।
जो 25, 30, 35, 40 साल के हैं वो कैसे ना करके खुद को संभाल लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं इन पर हीट जो है वेव्स का, हीट स्ट्रोक का या तापमान बढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कूलिंग फेलियर्स यहाँ पर हो सकते हैं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है कि अगर खतरनाक स्तर से तापमान बढ़ना शुरू हुआ, लोग नहीं कंट्रोल कर पाए, तो बीमार होना और ज़्यादा तापमान में महामारियाँ या जो है इस प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं। पर्यावरणीय आयाम देखें तो हाइड्रो पावर कोलैप्स होने पर थर्मल और जो है ऑयल बेस्ड पावर पर निर्भरता बढ़ेगी, इससे कार्बन एमिशन बढ़ जाएगा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन वाले जो है एनर्जी रिसोर्सेज पर फोकस करें, लेकिन ऐसा होता है तो अचानक से तो कोई नई जनरेशन वाला जो है यहाँ पर एनर्जी सोर्स लेकर नहीं आएंगे, तो गैस तेल पर निर्भर हो जाएंगे, जो कि पर्यावरणीय लक्ष्यों को जो है हासिल करने में समस्या खड़ी करेगा। क्लाइमेट चेंज जो है मिटिगेशन वर्सेस अडॉप्टेशन पैराडॉक्स दिखाता है। बिजली बचाने के लिए फजाइल फ्यूल का प्रयोग जो जलवायु संकट को और बिगाड़ेगा, ये जो समस्याएं हैं यहाँ पर हो सकती हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक और भू राजनीतिक प्रभाव। तो डोमेस्टिक जो है अनरेस्ट से सरकार पर दबाव पड़ेगा। ईरान पहले से ही यूएस सैंक्शंस झेल रहा है। एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट में भी दिक्कतें यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। क्राइसिस बढ़ने पर पड़ोसी देश ईरान, इराक, अफगानिस्तान का बिजली व्यापार प्रभावित हो जाएगा। इसका रीजनल जो है इंस्टेबिलिटी के बारे में देखें तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर यह असर पड़ेगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। शासन और नीतिगत सबक, केवल इमरजेंसी लोड सेटिंग पर्याप्त नहीं होती है, आपको और भी विकल्प यहाँ पर रखना चाहिए। डिमांड साइड मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इनके पास होने चाहिए, तो जो कि नहीं है। इसी वजह से जो 15% निर्भर थे वो कोलैप्स करने के बाद यहाँ पर इनको बंद करने जैसी चीजें आ रही हैं। बैटरी स्टोरेज होना चाहिए था, पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे, वाटर जो है एनर्जी नेक्सस मैनेजमेंट। इसके अलावा मतलब यहाँ पर अगर मोटा मोटा निष्कर्ष निकाले तो इनको वैकल्पिक रूप से कुछ रखना चाहिए था कि अगर ये फेल हो जाएगा तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनके पास नहीं था। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में तुलना करें तो भारत में भी 2022-24 के दौरान हीट वेव और जो है कोल्ड स्टोरेज और हाइड्रो पावर आउटपुट में जो है कमी से पावर क्राइसिस हुआ था, लेकिन हमने उससे सीख लिया और हमने जो है वैकल्पिक चीजों को रखा। तो एनर्जी मिक्स डाइवर्सिटी हमने कर ली कि सोलर प्लांट्स, विंड और जो है न्यूक्लियर, बैटरी स्टोरेज, सब पर फोकस करना शुरू किया। एक जैसे होता है ना कि एक बैंक में अपना खाता नहीं खुलवाना चाहिए, अलग अलग बैंक्स में आप अपने अकाउंट्स बना के रखो कि एक डूब जाए तो बाकी 3 तो है ना। ये सारा हमने यहाँ पर करना शुरू किया। उसके अलावा जो है डिमांड साइड मैनेजमेंट भी ध्यान दिया कि अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी तो हमारा सिस्टम कोलैप्स तो नहीं करेगा। और जो है लॉन्ग टर्म बात करते हैं तो क्लाइमेट अडॉप्टेशन पॉलिसीज और जो है जल संरक्षण को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर काम करना शुरू किया है। बात के लिए गहरे सबक तो हमने देख लिया है कि अब ऐसे जब चीजें होती हैं वैश्विक स्तर पर तो बाकी देशों को भी एक तरीके से मैसेज जाता है कि देख लो, अगर तुमने मैनेज नहीं किया ना तो कल को ये समस्याएं तुम्हें भी, और इतनी बड़ी आबादी है, कल को बिजली को लेकर कोई समस्या हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा। डिमांड अगर दुगनी होती है तो सप्लाई को उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। हीट वेव वगैरह आती हैं, वाटर की जो है पानी की उपलब्धता वगैरह कुछ होती कम होती है, उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सॉल्यूशंस यही है कि रीजनल पावर पोलिंग होने चाहिए, सभी एक ही बड़े चीज पर निर्भर ना हो, छोटी छोटी जो है पोलिंग होनी चाहिए रीजनल, ताकि वहां से बिजली की सप्लाई होती रहे। और पीक अगर बहुत ज़्यादा कभी डिमांड हो जाती है तापमान बढ़ने की वजह से, गर्मी की वजह से, तो वो हमारे पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो है रेजिलियंस, मतलब ग्रीन हाइड्रो या न्यूक्लियर जो है, मतलब अलग अलग जो है वैकल्पिक स्रोत हम रखेंगे ताकि कल को कोई ऐसी समस्या हमें झेलनी ना पड़े। हमने सबक सीख लिया है। अब एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है, ईरान के बिजली संकट के पीछे कौन सा प्रमुख जो है संरचनात्मक कारण है। पहला है पुरानी पावर ग्रिड प्रणाली, दूसरा है बिजली उत्पादन में गैस पर अत्यधिक निर्भरता, तीसरा है अक्षय ऊर्जा में निवेश की कमी, या चौथा विकल्प हमारा है उपरोक्त सभी। किस कमी की वजह से ईरान को ये झेलना पड़ रहा है, आपको आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।